उम्र में छोटे हैं लेकिन काम में बहुत आगे हैं और बहुत बड़े भी हैं मुझसे। मैं समझता हूँ मैं हमारे साफी भाई को दावत खिताब दूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा खुशी मुझे होती है जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ कि वो एक सेमिनार में या एक गैदरिंग में इकट्ठे हुए इस पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानों की नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, एजुकेशन पे बात हो रही है, और हमारी कौमी जो ज़बान है उर्दू है उसकी प्रमोट होने की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी मुझे महसूस होती है। पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे बात हो रही थी और माशाल्लाह मैंने कुछ लेक्चर सुने। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ आप सब लोगों को सुन के। देखें, अगर हमने अपने अभी के एजुकेशन सिस्टम को समझना है तो हमें अपने पास्ट को पढ़ना होगा, अपनी हिस्ट्री को पढ़ना होगा कि हमारी ये जो तालीमी निज़ाम है ये बनाया किसने, और जिसने बनाया था उसने किस मकसद के लिए इस तालीमी निज़ाम को बनाया था। जब सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के लोगों को अपनी ग़ुलामी में रखने के लिए उनके लिए निज़ाम बनाया, एक सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम उन्होंने सारा कन्वर्ट किया अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में सारा कन्वर्ट किया। और उन्होंने ये कहा था कि जो बंदा भी एजुकेशन हासिल करना चाहता है या कोई गवर्नमेंट की नौकरी हासिल करना चाहता है तो वो पहले अंग्रेज़ी ज़बान सीखेगा, और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के बाद उसको जो है नौकरी मिलेगी। तब सर सैयद अहमद खान ने सब कॉन्टिनेंट लोगों को एड्रेस करते हुए कहा था कि आप इनकी ज़बान को पढ़ो, इंग्लिश ज़बान को पढ़ो। जब आप इनकी ज़बानों को पढ़ोगे तो आप इनकी दिमागों को पढ़ पाओगे, आपको इनकी ट्रेप्स और इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सारी चीज़ें आप इनकी समझ पाओगे और आप आसानी से उस चीज़ से निकल पाओगे। तो उन्होंने एक निज़ाम बनाया, वो निज़ाम इंग्लिश में उन्होंने कन्वर्ट किया, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में पहले स्कूलिंग और इन चीज़ों का निज़ाम नहीं था, मदरसे का सिस्टम था। अली रज़ा साहब ने जिस तरह बात की मदरसे के एजुकेशन के हवाले से, स्कूल के एजुकेशन के हवाले से, तो मदरसे से तैयार होने वाला जो बच्चा या ग्रेजुएट होने वाला जो बच्चा था वो एक आलिम दीन भी बनता था एक वक्त में, और एक ग्रेट इंजीनियर भी बनता था, एक साइंटिस्ट भी बनता था। हमारी सारी जो स्कूलिंग्स होती थी या जो एजुकेशन होती थी वो अरबी और फारसी में होती थी, जो कि हमारी अपनी ज़बानें थी, और हम इसीलिए जो है वो ग्रेजुएट कर पाते थे और हम अपनी तालीमी निज़ाम को और जो चीज़ हम किताबों में पढ़ रहे हैं हम उसको समझ पाते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए, जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने सारा निज़ाम अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर दिया, तो इधर एक खिला बन गई। और आजकल अगर आप बच्चों को देखें तो सबसे पहले बच्चों को एक्सरसाइज किया जाता है कि आप इंग्लिश ज़बान पढ़ो, और जब आप इंग्लिश ज़बान को पढ़ते हो तो फिर उस बच्चों को स्कूल में एडमिट किया जाता है, और स्कूल में भी बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो अंग्रेज़ी ज़बान सीखें और उस पर फोकस करें। और आजकल आप बच्चों को भी देखें तो वो जब अंग्रेज़ी ज़बान सीखते हैं, नौजवानों को देखें तो पेंट शर्ट टाई लगाते हैं, अंग्रेज़ी के 2-3 अल्फाज बोलते हुए बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि स्कूल्स में और हमारे घर के माहौल में उनको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जब तक आप अंग्रेज़ी नहीं सीखोगे तब तक आप इस मुल्क में कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक आप अमेरिका में या बाहर मुल्कों में स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कोई इज्जत नहीं रहेगा, जिससे वो बच्चा इन्फ्रियॉरिटी में रह जाता है। वो कहता है मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं कैसे अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करूँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ या किसी और यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर पाऊँगा। तो सबसे पहले जिस तरह सर ने बात की कि हमें अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वापस उर्दू में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल में क्लासरूम में बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जो टीचर लिखता है बच्चे उसको मेमोराइज करते हैं और एग्ज़ाम के दिन वो इसका इम्तिहान देते हैं। इवन मैं खुद फाटा से बिलोंग करता हूँ, पश्तून फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, सो इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था एग्ज़ाम देना, क्योंकि मैं घर में पश्तो बोलता था, स्कूल में उर्दू बोलता था, फिर एग्ज़ाम्स और किताबें वो अंग्रेज़ी में मैं देता था, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि मैंने क्या करना है। और इसी तरह मैं समझता हूँ हमारे मुल्क का हर एक बच्चा और हर एक नौजवान इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है, तो लिहाजा इसलिए ऊपर सतह पर कोई बड़ा दिमाग नहीं बन पा रहा। अंग्रेज़ जब आए उन्होंने ये निज़ाम कन्वर्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मुसलमानों को और सब कॉन्टिनेंट के लोगों को अपनी ग़ुलामी में रखें और ये अंग्रेज़ी ज़बान सीखे, और ये 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद ये सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन बन जाए, पैसा बनाने वाली मशीन बन जाए, कोई बड़ा दिमाग ना बन पाए। उन्होंने ये निज़ाम बनाया था मुसलमानों के लिए, सिर्फ कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए। तो अब हमें इस निज़ाम को उर्दू में कन्वर्ट करना होगा जब हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, बल्कि ओवरऑल
पूरे मुल्क में जो निज़ाम है उसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, अपनी नेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, सो ये बहुत ज़्यादा आसान होगा हमारे नौजवानों के लिए, ताकि वो ऊपर सतह पर एक इंटेलेक्चुअल बन सके, एक बहुत बड़ा दिमाग बन सके। दूसरी बात, आप देखें कि स्कूल में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो प्राइमरी लेवल पर ढेर सारा स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ तादाद बहुत ज़्यादा होती है। हायर लेवल पर आप देखते हो तो तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये स्पेस जो बीच में आता है, ये खिला जो बीच में आता है और ये ड्रॉप आउट जो बीच में होते हैं, ये स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन की वजह से। तो मैं समझता हूँ इसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात कि टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हमारे आजकल के स्कूल में जो टीचर्स है वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो इतने बड़े माइंडसेट नहीं है कि वो बच्चों को सही तरीके से तालीम के लिए इंस्पायर करें। क्योंकि एक टीचर का काम यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने शागिर्द को सपोर्ट करे हर मकाम पर और उसको इंस्पायर करे और उसके अंदर करेज भरे। और जो फेयर का जो लफ्ज़ है जो कि हमारे नौजवानों को कुछ करने से रोक रहा है, उस लफ्ज़ को और उस गलत फहमी को नौजवानों के जहन से निकाल ले, ये एक टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्योंकि हमारे टीचर इतने वेल ट्रेंड नहीं है तो लिहाजा इसीलिए वो स्टूडेंट को सही तरीके से पढ़ा पाते नहीं है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से बात की गई तो मैं समझता हूँ ठीक बात है, प्राइवेट स्कूल्स की जगह गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन बच्चों को लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी इन्वायरमेंट ऐसा है, टीचर्स ने माहौल ऐसा बनाया होता है कि जिसमें बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। और अगर बच्चे स्कूल में कुछ सीख भी लेते हैं तो घर का माहौल ऐसा होता है जिसमें बच्चे हाइपरटेंसिव बन जाते हैं। घर की टेंशन, अब्बू का बिजनेस, अम्मी की अपनी सहेलियों के साथ या किसी के साथ बातें, या आपने अक्सर देखा होगा गीबत करते हैं घर में, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं बिजनेस में अब्बू, तो वो चीज़ें बच्चा देखता है और वो उसे सीखता है। हमारे नौजवान इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नफरत, उसको झूठ, उसको बुग़्ज़, इन चीज़ों के हवाले से बिल्कुल इल्म नहीं होती। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक है इल्म हासिल करना और दूसरे मोहब्बत करना, और सब लोगों से मोहब्बत करना और सब लोगों को इज्जत देना। ये दो चीज़ें बच्चों के अंदर पैदाइशी होती है और तीसरी उनके अंदर पोटेंशियल होती है। लेकिन हमारा माहौल ऐसा है जिसमें बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कुछ कर नहीं पाता। आपने अगर ये देखते हैं कि बच्चा अगर कुछ फैसला करता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मुल्क की खिदमत करनी है या मैंने अपनी सोसाइटी में कुछ डिफरेंट करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ डिफरेंट करना है, तो उनके घर के एनवायरनमेंट में उनका चाचा, उनका मामा, उनका कजिन, उनका भतीजा भांजा उसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते, ये गलत काम तुम कर रहे हो, अपना वक्त ज़ाया करो। इवन पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने ये सोचा कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फिलॉसफी को, उनके फ़लसफ़े को दोबारा जिंदा कर रहे हैं और नज़रिया पाकिस्तान जो कि हमारे नौजवानों को नहीं पढ़ाया जाता, उनको नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से आगाह करना है, तो मुझे भी ये ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई। लोग मुझे कहते थे कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तुम बच्चे हो, बाबू वाली बातें क्यों कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ अगर इन चीज़ों पर हम फोकस करें तो ये बच्चों को इससे और भी ज़्यादा करेज मिलेगी पढ़ाई की तरफ जाने में, नज़रिया पाकिस्तान की तरफ जाने में। उसके अलावा हमारे एजुकेशन में जो सबसे बड़ी चेंज होनी चाहिए वो मैं समझता हूँ कि उसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को और नज़रिया पाकिस्तान को ऐड करें, क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को और उनकी शायरी को सिर्फ दीवारों तक और किताबों तक महदूद कर दिया गया है। जिस तरह मैं कभी कभार जब गांव में जाता हूं या किसी प्रोग्राम के लिए जाता हूं तो दीवार पे लिखा होता है खुदी को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बच्चा इसे पढ़ता है लेकिन कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल हमारे मुआशरे में है नहीं जो इस बच्चे को इस शेर के हवाले से समझा सके। मैं आज इस मकाम पर हूँ तो मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक शेर से इंस्पायर हुआ था, वो ये है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैंने जब इस शेर को पढ़ा, मैंने अपने टीचर से पूछा, उन्होंने मुझे इस शेर का मीनिंग बताया। तो उस चीज की वजह से उस शेर की जब मीनिंग को मैं समझ गया तो मुझे उस शेर के एहसास का पता चल गया, पाकिस्तान की तकदीर के एहसास का पता चल गया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे के एहसास का पता चल गया और उस एक शेर ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो अगर हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को ट्रांसलेट करके और आसान तरीके से बच्चों को समझाएंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों की खुदी भी बेदार होगी और खुद शनासी भी उनके बेदार होगी और हर एक नौजवान को अपनी मंजिल आसमानों में नजर आना शुरू हो जाएंगी और हर एक नौजवान हमारा शाहीन बन पाएगा। और उसके अलावा आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि हमें नौजवानों को नज़रिया पाकिस्तान सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के पास एक नज़रिया है और याद रखें कि जिस कौम के पास नज़रिया होता है उस कौम को कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं होती कि उस कौम को तरक्की करने से रोके। हमारे पास एक नज़रिया है लेकिन हमारे नौजवान और हमारे बच्चे किसी और नज़रिए में पड़े हुए हैं, वो मोबाइल में,
وہ گوگل اور یوٹیوب میں، فیس بک میں، سیلفیوں میں، انگریزی زبان میں، پینٹ شرٹ ٹائی میں، اور وہ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے جس سے وہ اس نظریے پر فوکس نہیں کر پاتے ہیں. تو نوجوانوں کو نظریہ پاکستان سکھانا چاہیے، کیونکہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. جب پاکستان بننا تھا تو سب لوگوں یہی نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے الہ کی عبادت کے مگر اللہ. اور اس نظریے کی بنیاد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ خودی پر رکھی. جب ہم فلسفہ خودی نوجوانوں کو سکھائیں گے اور ان کی خودی کو بیدار کریں گے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو ہمارے خلاف کھڑے ہو سکے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قوم وہ شعر میں بھول رہا ہوں کہ جس قوم کے نوجوانوں کی خودی وہ صورت فولاد اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. وہ جس قوم کی نوجوانوں کی خودی صورت فولاد. تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو خودی کے بارے میں سکھائیں گے اور ان کی خودی کو بیدار کریں گے تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی دنیا کے جو کہ ہمارے خلاف کھڑا ہو سکے یا ہمیں شکست دے سکے. پھر سارے فیصلے جو ہیں ہم ایزیلی سالو کر سکیں گے اور ہم ایزیلی ترقی کر سکیں گے، اور جو وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو ہم پورا کر سکیں گے اور پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اس دوران چیف فکسٹ چودھری عمر صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.